हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। 2000 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसी को देखने वाले हैं, आंसर की और उसकी व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम यूपी पीजीटी 2000 का जो पेपर है उसी को। जानते हैं मई में आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम पीवाईक्यू भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसमें सही जवाब है आपका आंसर नंबर ए, किशोरी लाल गुप्त ने। इसका थोड़ा सा व्याख्यात्मक आंसर देखते हैं। दिया है इसमें, ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1888 में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, पादरी एडविन ग्रेव्स। इन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा और वो किस भाषा में? आंग्ल भाषा में। और यह 1918 में लिखा गया, परंतु 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानात्मक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? यानी कि इनका मानना है रामचंद्र शुक्ल का कि प्रथम प्रेमाख्यानक कवि कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, कुतुबन। आप ईश्वर दास को कौन मानता है कमेंट करके बताएंगे। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए व्याख्या में दिया हुआ है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक का परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना मृगावती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि ईश्वर दास को माना है। इनकी रचना सत्यवती कथा को प्रथम रचना मानते हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वमान्य प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। इसका नायक लोरिक है और नायक का चंदा है। और मुल्ला दाऊद को मानने वाले कौन है? राम कुमार वर्मा, अभी मैं बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो इसमें से जवाब है आपका ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो ये है आपका ब्रह्मरंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, हिंदी में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरिदासी संप्रदाय हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो यानी कि देखिए, ये जो 4 अवस्थाएं हैं सूफी मत की, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इसको भारतीय भक्ति मार्ग में भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो वो इसी क्रम में भारतीय भक्ति मार्ग के साथ इसका क्या क्रम होगा? तो सही जवाब है आंसर नंबर सी,
आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। तो इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या रूप में देख सकते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नाशोत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकूत है, जिसमें वह साधक तरीकत या हृदय की शुद्धता में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत है, जहाँ वह आफरीन बन जाता है, अर्थात हकीकत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहत है, जहाँ वह पहुंचकर इसे मारिफत या सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आंसर है आपका मलुक दास। मलुक दास की कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं, जैसे भक्ति विवेक, ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, स्फुट पद, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, ये सभी मलुक दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, और बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं, तो बीजक के आप जानते हैं 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक की, शतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, परम सत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पद्मावत के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड है। ये 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक कथा है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा यानी संसारिकता का प्रतीक है। शुआ गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो ये सभी प्रतीक आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल के 3 कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। यानी कि शुक्ल ने त्रिवेणी नाम से ही पुस्तक लिखी है, जिसमें जायसी है, सूर है और तुलसी है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि तथा गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सुजान चरित के रचयिता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, शूदन। शूदन का काव्य प्रबंध है ये सुजान चरित। इस काव्य की रचना शूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को कला काल कहने वाले कौन है, आचार्य डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। और भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकाल को नामकरण किया हुआ है। रामाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कला काल, मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगाल काल और रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, कुमकुम। वैसे ये पहला इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इनकी और भी रचनाएं हैं। देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन के प्रथम प्रकाशित कविता कुमकुम है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ हैं उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, और ये सभी उनके काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारतेंदु ने खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि भारतेंदु का जो खड़ी बोली में कविताएं संग्रहित की गई हैं, उन संग्रह को किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, फूलों का गुच्छा।
बाकी इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो काव्य की हैं वो सभी ब्रज भाषा की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 15 देख ले। क्वेश्चन नंबर 16 स्वयं पूछा है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर इसमें आपका बी, निराला जी। पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि सभी कविताएं भी परिमल में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, वियोगी हरि। आंसर होगा आपका सी, वियोगी हरि। वियोगी हरि ने सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। ये एक बार दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। तो आप ध्यान रखेंगे वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। वियोगी हरि ने दोहा छंद में वीर सतसई नामक काव्य लिखकर सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। चरखा, स्तोत्र, असहयोग, बीड़ा, चरखे की गूंज, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, प्रेम शतक आदि वियोगी हरि की अन्य कृतियां हैं। वीर सतसई पर वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है छहबाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, अभिव्यंजना का। छहवादी कवियों में क्या मिलता है, छहवादी में जितनी भी रचना उसमें वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है बांधो न नाव इस ठाव बंधु इसके लेखक हैं। तो बांधो न नाव इस ठाव इसके लेखक हैं आपके उपेंद्र नाथ अस्क। यह इनके द्वारा लिखित एक तरह से कहें तो उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाव बंधु एक कविता है। तो आप ध्यान रखेंगे बांधो न नाव इस ठाव, सिर्फ ठाव तक आए तो फिर उपेंद्र नाथ अस्क और ठाव बंधु जोड़ दे तो ये कविता हो जाएगा आपका निराला जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, अंधेरे में। अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। कविता अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन वर्ष आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी कि बाद में अंधेरे में नाम से कविता प्रकाशन हुआ, लेकिन इससे पहले पहला जो प्रकाशन हुआ था वह था आशंका के द्वीप अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, तार सप्तक। तार सप्तक के माध्यम से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे एवं केटू नामक मूल नाटक का अनुवाद कृतांत नाम से करके बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा को सहायतार्थ समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में पूछा गया है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अर्थनिरपेक्षता। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से अर्थनिरपेक्षता का सेंस यहाँ पे लिया गया है। देख लीजिए थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप में। अर्थनिरपेक्षता उत्तर आधुनिक चिंतन का एक निष्पत्ति है। उत्तर आधुनिकता
20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। इसका जन्मदाता फ्रांकोइस ल्योतार है, ज्या फ्रांकोइस ल्योतार है, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह कथन कहा गया है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन प्रसिद्ध आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद देखते हैं 27 में क्या पूछा गया है। 27 में पूछा गया है, श्रीलाल शुक्ल की कुछ रचनाओं को भी देख लीजिए। देखिए, ये श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, इसका नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। शुक्ल जी की अन्य रचनाएं हैं मकान, पहला पड़ाव। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। तिलचट्टा जो है प्रतीक है यौन कुंठाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से भी इन्होंने लिखा है। अधिकिला फूल हरिऔध जी के ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे इसी टाइप से, क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन एक एलटी ग्रेड में 2025 में अभी हाल ही में पूछा गया था। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने, इन दोनों ने क्या किया है, अर्धनारीश्वर नाम से रचना करी है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। थोड़ी सी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को देख लीजिए। इनके निबंध हैं मिट्टी के ओर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति की किताब, बेड़ूवन, बट पीपल। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, क्षमादान, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, दो मित्र। ये सभी रचनाएं विष्णु प्रभाकर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, रामविलास शर्मा। यानी जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग किया है रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इनकी कुछ रचनाओं को देख लीजिए। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, जिसमें से निराला की साहित्य साधना भाग 3, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये सभी रामविलास शर्मा की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये विचार विधि के नाम से चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, ये सबसे पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विचार विधि नाम से कब हुआ था? 1930 में, ये भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा। गुंडा कहानी जो है ये आपके, देख लेते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। गुंडा कहानी संग्रह आपके इंद्रजाल कहानी संग्रह में प्रकाशित है, संकलित है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि।
सन 1911 में प्रसाद की पहली कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है और इंदु नामक पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुए थे। और गुंडा जो कहानी है आपका इंद्रजाल में प्रकाशित हुआ था, इंद्रजाल संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा सतह से उठता आदमी की विधा है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यह कहानी विधा की रचना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध का एक अन्य कहानी संग्रह विपात्र है। मुक्तिबोध जी ने चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में आदि काव्य कृतियों की रचना की है। कवि मुक्तिबोध ने कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष आदि निबंध और आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी है। तो सतह से उठता आदमी ये कहानी संग्रह है, मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। विपात्र भी उनका कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना। इनकी कुछ कहानियों को देख लेते हैं। कमलेश्वर द्वारा ये राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सभी कहानी किसके द्वारा लिखी गई हैं? कमलेश्वर के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो यह क्या है? नाटक है। आंसर हो जाएगा आपका ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया ये डॉक्टर नाटक है। और इनके अन्य नाटकों में देखते हैं समाधि, युगे उगे क्रांति, टूटते परिवेश, ये सभी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया है किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, भोजपुर का ठग। ये सभी तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल और राजकुमारी, ये तीनों उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जबकि भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा नहीं लिखा गया है। ये भोजपुर का ठग, इसके लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, तो ध्यान रख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें हार का जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 देखते हैं। थोड़ा सा इसका व्याख्यात्मक देख लीजिए। 37 नंबर का जो आंसर सी है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। और उनकी कुछ और भी रचनाएं देख लेते हैं, जैसे हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, ये सभी सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया लाल तारा की विधा है। तो आप जानते हैं लाल तारा किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका हो जाएगा रेखा चित्र, और ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र से संबंधित विधा है। इनके द्वारा लिखित कुछ अन्य रेखा चित्र भी है, जिसे हम देखते हैं। माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब, मील के पत्थर, लाल तारा में 16 रेखा चित्र है और माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र हैं तथा गेहूं बनाम गुलाब में 25 रेखा चित्र संकलित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे लाल तारा 16 है और माटी की मूर्ति में 12 है और फिर गेहूं बनाम गुलाब में 25 है। इन संख्या को भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाल तारा में कुल कितने रेखा चित्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, कन्हैया लाल मिश्र। बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र। थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इनके और भी रचनाओं को। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है
प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्मृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नाम से किया है चंडी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए किशन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है बंगदूत नामक पत्र हिंदी के किसके द्वारा निकाला गया? तो ये बंगदूत नामक पत्रिका के संपादक जो है वह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और ये जो बंगदूत पत्रिका है कलकत्ता से प्रकाशित होता था, 1829 से प्रारंभ हुआ था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो आंसर हो जाएगा आपका अज्ञे जी द्वारा ये लिखा गया है एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और व्याख्या देख लेते हैं। जो विदेश यात्रा से संबंधित है इनकी यात्रा, यानी कि एक बूंद सहसा उछली किससे संबंधित है? विदेश यात्रा से संबंधित है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की कौन सी यात्रा एक तरह से कहें यात्रा वृतांत है जिसमें विदेशों से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो वो कौन सा है? एक बूंद सहसा उछले। और जो और अरे यावर रहेगा याद, इसमें स्वदेश यात्रा से संबंधित है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। जब एक बूंद सहसा उछले आएगा तो ये विदेश से संबंधित है, और अरे या यावर रहेगा याद ये अपने स्वदेश से संबंधित यात्रा साहित्य है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। आधुनिक हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का आरंभ युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है आधुनिक हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है या किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए अनुमानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 कह रहा है सरसी छंद में होती है। तो सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 परियति होती है, अंत में 2 गुरु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। सरसी छंद में 27 मात्राएं, 16 11 परियति और अंत में 2 गुरु और लघु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, चंपू के 2 भेद हैं, यानी कि चंपू के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? विरोधक और करम्भक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है चूलिका किसका भेद है? तो चूलिका भेद है आपके प्राकृतिक का। ये चूलिका प्राकृत भाषा का भेद है। बरूची ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित है। महाराष्ट्री, पैसाचे, मागधे और सौरसे ने। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है जो निम्नलिखित है। ये है आरसी यानी अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश। तो ये हेमचंद द्वारा प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा है, जबकि बरूची ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसे ने। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 देखते हैं। 49 में क्या पूछा गया? 49 में पूछा है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि इन्होंने अलंकार और अलंकार्य में कोई अंतर नहीं स्वीकार किया है, जबकि कुछ आचार्य क्या करते हैं अलंकार और अलंकार्य में भेद स्वीकार करते हैं। अलंकार और अलंकार्य से आप तात्पर्य समझ रहे हैं। अलंकार मतलब जिससे सजाया जाता है, और अलंकार्य मतलब जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उस अलंकार से सजाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य परंपरा के किस तत्व से तुलनीय है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी
विभावना व्यापार, क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर? विभावना व्यापार हो जाएगा, आंसर नंबर सी। 51 में क्वेश्चन पूछ रहा है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में पूछा है, ये सभी प्रवर्तक हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में पूछा है बेपथु कैसा अनुभाव है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सात्विक अनुभाव है। बेपथु सात्विक अनुभाव होता है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभाव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं कायिक अनुभाव के अंतर्गत आएंगी, और जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, भय से भागना, ये सभी सात्विक अनुभाव के अंतर्गत हैं। जो ये सभी क्या थी? कायिक अनुभाव के अंतर्गत थी। कायिक अनुभाव मतलब जो शरीर से क्रियाएं की जाती हैं। और अब देखते हैं सात्विक अनुभाव के अंतर्गत वे चेष्टाएं जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है, यानी कि इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना होता है, खुद ही अपने आप हो जाते हैं। जैसे ये 8 प्रकार की होती हैं। अनुभाव को तन संचारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, बेपथु सात्विक अनुभाव की उदाहरण था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक देखा था भाई? हाँ, आगे देखते हैं 53 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 53, काव्य का अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, वामन। काव्य के वैज्ञानिक अर्थ विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 53 के बाद 54 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, कहाँ गए हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि रस जो है सिर्फ नाटकों में ही रहेगा, ऐसा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, रोहियक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में पूछा है बेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है। तो बेड़ी संहार नाटक का जो अंगी रस है वो आपका है आंसर नंबर ए, वीर रस। यानी कि बेड़ी संहार नाटक में वीर रस का प्रयोग किया गया है। और ये बेड़ी संहार नाटक किसकी है? भट्ट नारायण ने की थी। और ये 6 अंकों की नाटक है। इसमें भीम द्वारा द्रौपदी की बेड़ी को बांधने या संवारने का वर्णन है। बेड़ी संहार का नायक भीम है जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। तो जानते हैं महाभारत की कथा है इसमें, और द्रौपदी के बाल खुले रहते हैं और वो भीम, जानते हैं आप, वो प्रतिज्ञा किए हुए रहते हैं कि जब तक मैं दुशासन के लहू नहीं ला करके, उसके छाती का लहू ला करके नहीं दे देता हूँ, और आप जिस दिन उससे अपने बाल को धुल लेंगी फिर आप अपने बालों को बांधेंगी या चोटी करेंगी, उसी से संबंधित वहीं का ये बात बताया गया इस रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में विधि क्या है? तो विधि क्या है आपका? यह है रूपक। नाटक के लिए संस्कृत में परिभाषित शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद होते हैं जिसमें से एक नाटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में वर्णों का विचार होगा, जबकि मात्रिक छंदों में मात्राओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है वह सर इधर गांडीव गुड़ा से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है। तो देखिए, एक तो अगर ऐसे जनरली रूप से पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो फिर हम कहते हैं अतिशयोक्ति। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अतिशयोक्ति है, तो ये आप समझ पा रहे हैं, इसमें सी है अक्रमातिशयोक्ति। सॉरी, देखते हैं इसका आंसर क्या बताया गया है 59 का। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब ज़्यादा दिन डीपली में जा कर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ, सही जवाब है इसमें आपका सी सही है, कंफ्यूजन दूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है तरनी तनुजा तड़तमल तरुअर बहुशाय झुके कुल सोजल परमन हित मनहु सुहाय। इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं ये तरनी तनुजा तड़तमल त की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो फिर ये वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है जी सुमिरन सिद्धि होई गण नायक कविबर वदन करहो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और सोरठा जानते हैं इसकी मात्राएं कितनी होती हैं। और सोरठा छंद जो है आपका दोहा का ठीक विपरीत छंद होता है। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहा के पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, जबकि सोरठा के पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी। ये आप ध्यान रखेंगे, दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में पूछा है अराती सैन्य सिंधु में सुवाडाग्नि से जलो प्रवीर हो जई वनो बढ़े चलो में कौन से गढ़ हैं। तो ये आप बनाएंगे ऐसे करके, जानते हैं लघु को आप 1 से डिनोट करते हैं और गुरु को यशनुमा आकृति से डिनोट करते हैं। तो ऐसे बनाएंगे आप 1 2 1। देखिए अभी बता रहे हैं फिर कैसे करते हैं, या सीधे आइए आंसर देखते हैं, समय ज़्यादा वो हो रहा है। अगर आप गणना कर लेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें सही जवाब था आपका आंसर नंबर ए जगड़ रगड़ और जगड़ गुड़ो नामक गढ़ है इसमें, जो ऊपर पद दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी डी पुत्र। यानी कि यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है और वो संबंध भी दर्शाया गया है, तो फिर इसलिए यहाँ पे सबसे कम या कारक पद के जो योग्यता रखने वाला है वो कौन सा है, पुत्र शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो उन्होंने हिंदी में कुल कितने कारक माने हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में कुल वैसे 8 कारक माने जाते हैं। आइए देखते हैं किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा कुल कितने कारक माने गए हैं हिंदी में। 64 का आंसर क्या होता है। अच्छा, तो इन्होंने 6 मानी है क्या। देखिए आंसर में दिया हुआ है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे जनरली हम 8 मानते हैं, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी का नाम आ जाएगा तो फिर हमको 6 बताना होगा। तो किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में कारकों की संख्या 6 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। ये 3 बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। राउरबेल रोडा कवि द्वारा लिखा गया है, कोलेमाला पै दीक्षित द्वारा, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया। ये सभी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। यानी कि ब किस तरह के वर्ण है।
तो इसमें आंसर होगा आपका बी, द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण घोष और निरानुनासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं। तो उन्होंने ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए आधार लिया है, तो वो कौन कौन से आधार हैं, ये सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण और अनुदात्त। तो पाणिनि ने ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए यही 5 आधार लिए हैं, जिसमें से काल है, प्रयत्न है, स्थान है, प्राण है और अनुदात्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, धूसर किसका पर्याय है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, गर्दभ का पर्याय है। और गर्दभ शब्द के अन्य पर्यायवाची जैसे राशव, बैसाख नंदन, बेशर, चक्रीवान, खर इत्यादि हैं। ये सभी आप समझ रहे हैं किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। और आगे देख लेते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द देखिए है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध, सैंधव। मेघ शब्द के पर्यायवाची देख लीजिए, धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत और बादल और फिर नीरद। ये सभी क्या हैं, मेघ के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में पूछा, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, उद्यर्तन उपटन शब्द का तत्सम रूप है। और बाकी के जो है वो भी देख लीजिए, तत्सम से तद्भव दिया हुआ है, लज्जा का लाज, लवंग से लौंग, सूर्य का सूरज, ये तत्सम से तद्भव बना हुआ है। 69 के बाद 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हम लोग। 70 में पूछा गया, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। यानी कि द्वार द्वार भटकना 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, यानी कि संबंध बता रहा है कि एक द्वार से दूसरे द्वार पे भी जाना पड़ता है व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, कपास का करपट नहीं होता है, बाकी सब सही है। ओझा का उपाध्याय, केला का कदली, पसीना का प्रश्विन और कपास का क्या होता है, अब देख लीजिए, कपास का करपट नहीं होता है, जबकि करपट का तत्सम रूप कपड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो ये जो है आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। यानी कि यहाँ पे सही पूछ रहा है। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, उद्योगी का अनुदात्त और फिर औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख और उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा औरस का जारज, ये बी आपका सही सुमेलित है। बाकी सब क्या है, गलत है एक तरह से। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको ध्यान रख लीजिए। जैसे सौम्य का उग्र होता है, शीत का उष्ण होगा, शुक्ल का कृष्ण होगा, शयन का जागरण, सापेक्ष का निरपेक्ष और फिर श्री गणेश का इतिश्री। तो ये सभी विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और पांडव शब्द पांडु में अप्रत्यय यानी जोड़ने से बना हुआ है, तो ये पांडव बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, रिक्शा किस भाषा का है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, जापानी शब्द का है रिक्शा। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कैंची, कुली, चेचक, चमका, तोप, तलाश, लाश आदि, ये सब क्या है, तुर्की भाषा के शब्द हैं। वैसे आगे देखिए, इंजन, डॉक्टर, स्टेशन, थिएटर, डायरी, ये सभी अंग्रेजी भाषा के हैं। थोड़ा सा और देखिए, अलकतरा, अनानास, अलमारी, बाल्टी, फीता और तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अनानास तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये अलमारी भी आप ध्यान रखेंगे, तंबाकू भी, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, बाण का पर्याय है।
तो बाण का पर्याय यहाँ पे क्या होगा, देखिए आंसर में, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। आशुक जो है यह बाण का पर्याय है। और भी देख लीजिए, आशुक, तीर, तोमर, बिशिक, सिलीमुख, नाराज और सर, ये सभी बाण के पर्यायवाची है मतलब घोड़ा का पर्यायवाची अभी हमने देखा है, अश्वघोटा, घोड़ा, शांदा, तुरंग। उर्वी का भू, इला, भूमि, धरा, धरड़ी, अर्ची का किरण, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, गो, ये सभी किरण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है आमिष का विलोम शब्द होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निरामिष। कुछ शब्द और दिए हुए हैं विलोम, देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। दिया है नूतन का पुरातन, न्यून का अधिक, निर्मल का मलिन, मुख का वाचाल, मानव का दानव, मुख का पृष्ठ, मिलन का बिरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे, आंसर हो जाएगा ये अन्य उदर, यानी कि दूसरे के उदर से जन्म लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, गलत पूछ रहा है तो इसमें ध्यान देने की बात है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या होगा इसमें आपका आंसर, लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना। अपमान करना, हुज्जत करना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, अंगूठा चूमना, और दाल बांटना आप समझ गए, लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में पूछा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, सही इसका सेंटेंस चुनना है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यह मुहावरा है और इसके लिए अर्थ पूछ रहा है। तो शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, यानी कि पढ़ा तो है फारसी इतने मेहनत करके और फिर कर क्या रहा है, तेल बेच रहा है। आंसर नंबर आपका बी सही होगा उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओज समास भूयसत्वम, यह किसका कथन है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, वामन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में पूछा है काशिका है, तो काशिका क्या है, यह एक टीका लिखा गया है अष्टाध्यायी पर, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है यह काशिका। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है, तो इसमें आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, राउरबेल। और एक तरह से कहें तो राउरबेल से ही नखशिख परंपरा का उल्लेख माना जाता है, आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले राउरबेल में ही नखशिख वर्णन देखने को मिलता है, और इसमें कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। ये रचना है और रचनाकार देख लीजिए, जैसे वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर पंडित, और राउरबेल रोडा कवि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बक्रनाली। 87 में पूछा है कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, कुलयमाला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्ति लता।
तो इसको क्रम में करना था, तो आप देख सकते हैं कोलय माला 8वीं शताब्दी की रचना है, राउर वेद 10वीं शताब्दी की, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की, कीर्तिलता 14वीं सदी की। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे, कुराऊ की याद रख लेंगे, आंसर ऐसे बना लेंगे अपना ट्रिक, कुराऊ की। तो 8, 10 और 12, 14 ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में आपका समास हो जाएगा आंसर नंबर डी, द्वंद्व, धनुष और बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, लक्ष्मी। और थोड़ा सा इसको हम व्याख्या रूप में देख सकते हैं। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की है। यह बृहत्त्रयी का प्रथम अनमोल रत्न है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत में लक्ष्मी शब्द होता है। वस्तुतः भारवी रीति शैली के जन्मदाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एक नया क्वेश्चन मिला आपको कि रीति शैली के जन्मदाता कौन से हैं, तो भारवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 90 में पूछा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानिबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, कठ उपनिषद का यह मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानिबोधत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, सहसा विदति न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, किरातार्जुनीयम। ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, सहसा विदति न क्रियाम। इसका अर्थ होता है कि सहसा मतलब अचानक, विदति मतलब बिना विचारे, न क्रियाम यानी कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 में है, हे प्रभु, में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या संप्रसारण? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, हे प्रभु में संप्रसारण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रभु शब्द उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। इसका सूत्र दिया है संप्रसारण का सूत्र, इज्ञेड़ संप्रसारण। तो थोड़ा सा परिभाषा देख लेंगे, जैसे इसमें दिया है, य व र ल के स्थान पर इक, ई, उ, री, ली के प्रयोग से संप्रसारण कहते हैं। तो देख रहे हैं कि प्रभु में उ आ रहा है, तो इस चक्कर में आपका यहाँ पे संप्रसारण विधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, अनुजित धवलतापि शरागैव भवति यो न दृष्टि है, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कादम्बरी और शुकनापदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में पूछा है, वैत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? तो यहाँ पे लकार से क्वेश्चन पूछा गया, सही जवाब हो जाएगा लट लकार। वैत्सी आख्यात में लट लकार, विद धातु वर्तमान यानी वर्तमान काल का प्रयोग लट लकार में। वर्तमान काल से तात्पर्य लट लकार से तात्पर्य है वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा है, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष कौन सा है? तो नए तत्पुरुष समास कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, अभावः। इसमें क्या है, नए तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। 96 में है, सही जोड़ी कौन सा है? तो विभक्ति और वचन दिया हुआ है। तो रामायाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है क्या? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर बी, गौरिया पंचमी एक वचन, यानी कि गौरिया जो विभक्ति है यह पंचमी एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में पूछा है, दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, दोक्षी। ये लट लकार का है, मध्यम पुरुष और एक वचन का है, दोक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मार्तूर्निलीयते कृष्ण
जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होती है। मार्तुर निर्लियते कृष्णा, कृष्णा अपनी माता से छिपता है कृष्ण में। इसमें कृष्ण अपने को माता से छिपाता है तो माता से में अपादान कारक यानी कि माता से छिपना, तो अपादान कारक इसमें है माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा सह गृह गतवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कामार्ता ही प्रकृति कृप रावश्चेतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी मेघदूत से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। कामार्था ही प्रकृति कृपणावश्चेतना चेतनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 अच्छा ध्यान रखेंगे आप, उस टाइम जो सन 2000 में क्वेश्चंस पेपर हुआ था तो उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, तो आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और लाइक ना भी करें तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है और इसमें क्या सुधारा जा सकता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।